Hello everyone, so welcome back again with a new lecture and जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्दर जो हमारे टॉपिक्स कंटिन्यूशन में थे। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने बात कर ली थी दैट इज़ के पी के सी के बारे में बात हो गई थी। दैट इज़ के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर, पहले इनको करेंगे एंड देन फिर आगे फर्दर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द गैसेस फेज। ठीक है, जिसमें CO गैस में है, O2 गैस में है और CO2 भी जो है हमारा गैस में है। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम लोग डेल्टा एन जी निकालें तो डेल्टा एन जी हमारा आएगा दैट इज 1 - 1 - ½ ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा -½ तो अगर आर टी के ऊपर जो डेल्टा एन जी होता है वो क्या आ रहा है -½ ठीक है, तो के पी बाई के सी यहाँ से क्या आ जाएगा, के पी बाई के सी होता है आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी यहाँ क्या है -½ तो आंसर क्या होगा हमारा बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अगर बात करें ना, केमिकल इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जो कि डेल्टा एन जी है। ठीक है, वो क्या है, निगेटिव है, द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। तो अगर मैंने बोला था डेल्टा एन जी अगर क्या हो हमारा लेस देन जीरो हो, उस वाले केस में क्या होगा, के सी जो है वो ग्रेटर देन के पी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ग्रेटर लेस देन वाला चीज नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये इक्वेशन लिख दें तो के पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के सी की पावर डेल्टा एन जी जो है। ठीक है, आर टी की पावर में जो डेल्टा एन जी है वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस में डेल्टा एन जी, दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है, सी ओ ½ 0.5 O2 CO2 वो रिएक्शन है ऊपर वाली। ठीक है, के पी बाई के सी यहाँ भी यही पूछा है, तो हमारा क्या आया था, के पी बाई के सी दैट इज आर टी की पावर -½ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में आर टी, 1/√R टी भी बेसिकली क्या होता है, आर टी की पावर -½ होता है। ओके, सेम फर्स्ट वाला ही रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, N2+3H2+2 गिव्स 2NH3। ठीक है, इसमें अगर हम लोग डेल्टा एन जी की बात करें तो डेल्टा एन जी आएगा 2 - 1 - 3 दैट इज इक्वल टू ये क्या आएगा -2। और के अगर डेल्टा एन जी हमारा क्या है, डेल्टा एन जी हमारा लेस देन जीरो है, दोनों उस वाले केस में हमारा के सी ग्रेटर देन क्या होगा, के पी। अब बात ये है कि टेम्परेचर क्यों दे रखा है, टेम्परेचर इसलिए दे रखा है क्योंकि एक बात बोली थी कि आर टी जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। तो अगर टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन या फिर 300 केल्विन वाले टेम्परेचर रहते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके जो है वो बेसिकली हमारा ग्रेटर देन 1 ही आता है। ओके, ठीक है, तो आंसर होगा दैट इज के पी इज ग्रेटर देन के सी, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, नाउ चलते हैं आगे, बात करते हैं फर्दर अपने टॉपिक के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के सी के रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिए थे। ठीक है, नाउ कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लगते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दैट इज एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिहेव करता है जब हम रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं, किसी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वाली बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं दैट इज मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बी। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो कुछ के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कुछ K1 है। ठीक है, एंड हमसे पूछा है बी से ए में, बी से ए में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के सी वो क्या होगा। तो देखो, अगर मैं K1 की बात करूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होगा, B/A। ठीक है, और यहाँ अगर KC की बात करूं तो ये क्या होगा, KC इज इक्वल टू A/B। ठीक है, तो K1 जो है वो क्या है, B/A है, और यहाँ पर क्या है A/B, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/K1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली KC क्या आ जाएगा, 1/K1। क्या मतलब समझ में आया,
कि अगर रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है नया वाला वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, रिएक्शन उल्टा करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। नाउ सेकंड अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं रिएक्शन ले रहा हूँ कोई, जैसे ए से बी है और एक सी से डी है। ए से बी का कुछ के सी जो है वो K1 दिया हुआ है और ये के सी जो दिया है वो हमारा K2 दिया है, ठीक है। अब एक रिएक्शन इनको ऐड करके बनाई गई, ठीक है, A प्लस सी गिव्स B प्लस डी, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो Kc है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं जो K1 है वो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो B अपॉन ए है, और K2 क्या है, दैट इज D अपॉन सी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, नीचे जो Kc है हमारा, ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं तो ये क्या होगा, B इंटू डी अपॉन ए इंटू सी। ओके, तो पहला वाला जो B अपॉन ए है वो है और दूसरा वाला क्या है, C अपॉन डी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। दैट मीन्स रिएक्शन ऐड होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऐड होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड एल्जेब्रिक ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जैसे मेरा रिएक्शन है ए से बी और उसका कुछ Kc है जो कि क्या है, K1 है। अब मैंने 2 से ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ रिएक्शन में क्या कर दिया है, 2 से ऐड कर दिया है, तो मेरा नया वाला Kc क्या आएगा, और मैंने किसी x टर्म से ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, और उस वक्त मेरा Kc क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि K1 जो है वो क्या होगा, दैट इज B अपॉन ए, और सेकंड में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि किसी फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे किया है, x से मल्टीप्लाई किया है, तो Kc क्या हो जाएगा, पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो क्या था K1, उसकी पावर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यही एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिकली इस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर लगते हैं। अब नाउ इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा रियल एग्जांपल के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2NO gives N2 प्लस O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 25। दूसरी रिएक्शन दैट इज NO प्लस हाफ PR2 gives NOBr, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 4। नाउ अब क्या किया है, हमसे एक रिएक्शन का पूछा है, हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस हाफ ऑफ Br2 गिव्स NOBr। ये हमारा K3 है और ये हमसे पूछा है, दैट मीन्स ये हमारा निकलेगा पहली दो रिएक्शन को यूज करके, ठीक है। फर्स्ट 2 रिएक्शन का डेटा दिया हुआ है, थर्ड हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक तिगड़म लगानी होती है। तिगड़म किस तरह की, देखो लेफ्ट में ये इस रिएक्शन को फोकस करो, लेफ्ट में देखो N2 है, लेफ्ट में O2 है, लेफ्ट में Br2 है। तो हमें चाहिए लेफ्ट में N2O2 और Br2। देखो ऊपर वाली रिएक्शन में N2O2 कहाँ पर है, राइट में। अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो N2 प्लस O2, ठीक है, एंड गिव्स बेसिकली 2NO, ठीक है। तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका नया क्या जाएगा, रेसिप्रोकल कर जाएगा, ठीक है।
तो K1 डैश क्या हो जाएगा 1/25। ओके, अब O2 मतलब उल्टा करने से काम नहीं चलेगा, साथ में ये हाफ हाफ भी लगे हुए हैं इसके आगे, O2 और N2 के आगे क्या लगे हैं, हाफ लगे हुए हैं। तो यहाँ अगर मैं हाफ लगा दूँ, ठीक है, आगे, तो ये कट जाएगा। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, पावर में हाफ आ जाएगा। ओके, 1/25 में हाफ आ जाएगा। अब मुझे NOBR तो राइट में चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब मैं जब उल्टा करके ऐड करूँगा तो देखो ये तो मुझे ऐसा का ऐसी चाहिए, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ी मुझे नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं क्या रहेगा, इसी तरह से रहेगा। तो ये रिएक्शन दैट इज NO प्लस हाफ Br2, ठीक है, NOBR। ओके, अब अगर इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि जो सेम कंपोनेंट होते हैं अगर वो अपोजिट साइड हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे NO क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करके अगर लिखोगे तो NO2 प्लस O2 प्लस हाफ Br2, देखो ये लेफ्ट में यही है और राइट में क्या है NOBR। तो दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो क्या था 4। और जब दो रिएक्शन ऐड होकर यही तो रिएक्शन बन रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या हो जाएगी, जो K3 हो जाएगा, K3 यहाँ पर हो जाएगा दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब 1/25 के रूट आएगा तो वो क्या आएगा 1/5 आएगा, इनटू नीचे क्या आएगा 4, तो ये क्या हो गया 4/5। 4/5 मतलब 0.80, ठीक है। तो बेसिकली हमें तिकड़म क्या करनी है, रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में वो तीनों चीज़ें ले ली हैं कि इसमें रिएक्शन को रिवर्स भी करना हो रहा है, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना हो रहा है, और साथों साथ हमें रिएक्शन को ऐड भी यहाँ पर करना होगा। ओके ना, अब बात करते हैं हम आगे ठीक है, ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस के ऊपर बात हो गई ना। यहाँ से डिस्कस करते हैं दैट इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट दैट इज Q, ठीक है। जैसे K था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिफाइंड होता है, मतलब उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम वाली होती है। ये क्या है, किसी भी कंडीशन पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, QC भी हो सकता है, ये QP भी। अगर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो P, ठीक है, और कंसंट्रेशन लिखेंगे तो C, और प्रेशर लिखेंगे तो P, ठीक है। तो यहाँ जो ये लिखा जो जाता है ये वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो दैट इज सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट डिफाइंड एट एनी कंडीशन अदर देन इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट, ये किस काम में आता है, ये बेसिकली एक्सटेंट मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी प्रोडक्ट में, मतलब प्रिडिक्शन के काम में आता है, ठीक है, कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस साइड है। तो इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे, ठीक है। अच्छा, पहले मैं बता दूं कैसे लिखा जा सकता है। जैसे A ऑफ A, इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके। अगर मेरी रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स C ऑफ C प्लस D ऑफ D, इस तरह की कुछ रिएक्शन है, तो जो मेरा QC है ये वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। बस फर्क क्या है कि इसमें जो कंसंट्रेशन डलेंगी वो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन नहीं डलेंगी, यहाँ पर अदर देन इक्विलिब्रियम टाइम वाली जो कंसंट्रेशन है वो अगर डालेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, हमारा QC मिलेगा। ओके, अब नाउ यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं कि कैसे डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, हमारा प्रोडक्ट C और D है,
और डिनोमिनेटर में क्या है, ए और बी है। अब देखो यहाँ पर मैं एक केस लेता हूँ कि जब मेरा QC जो है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन है KC से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है ये कि मेरा QC ज़्यादा है, मतलब KC मेरा क्या है, कम है, ठीक है, क्लियर। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जैसे मान लो ये मेरा क्या है, KC है और ये क्या है, QC है। अब रिएक्शन जो है वो किस तरफ जाती है, रिएक्शन जाती है इक्विलिब्रियम की साइड, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या है, KC कम है, QC जो है वो ज़्यादा है। QC किसी अदर टाइम पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, इसको आना किधर है, इक्विलिब्रियम की तरफ आना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को कम करेगा। QC अपने आप को कब कम कर सकता है, जब वो न्यूमरेटर को कम करे और डिनोमिनेटर को क्या करे, बढ़ाए। तो डिनोमिनेटर कैसा बढ़ेगा, जब रिएक्टेंट बढ़ेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर कम कैसा होगा, जब रिएक्शन पीछे जाएगी। तो कहने का मतलब ये काम तभी हो सकता है जब रिएक्शन कहाँ जाए, बैक साइड में जाए। तो दैट मीन्स ये सिचुएशन क्या है, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर QC ग्रेटर होता है KC से, ठीक है, तो वो कंडीशन होती है बैकवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि QC अगर ज़्यादा तो वो KC की तरफ जाएगा, और QC कम तभी हो सकता है जब प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट ज़्यादा हो। तो कब हो सकता है, जब रिएक्शन पीछे की साइड पर जाए। ओके, नाउ सेकंड अगर मैं बात करूं, इफ मेरा जो QC है, ठीक है, वो कम है एज कंपेयर टू KC, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है कि मेरा QC जो है वो KC से कम है, ठीक है। तो ये रहा मेरा KC और ये रहा मेरा QC, ठीक है। तो QC कम है तो जाएगा किधर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ जाएगा, मतलब उसको बढ़ना पड़ेगा। बढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, बढ़ने के लिए हमारा न्यूमरेटर बड़ा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट को ज़्यादा होना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कम होना पड़ेगा। दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी तो जाके प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक है। नाउ थर्ड अगर मैं बात करता हूं, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, इफ QC इज इक्वल टू KC, तो दैट मीन्स वो क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक, क्लियर है। तो डायरेक्शन जो है वो ग्रेटर और लेस देन वाली कंडीशन में ही बेसिकली पूछी जाएगी। ओके, ना इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जानने के लिए कैसे ये काम करता है। तो क्वेश्चन इज NOBR in gas phase gives NO gas plus half of Br2 gas, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका, दैट इज Kp, जो सबको गैस में दे रखा है वो दे रखा है 0.15, ठीक है। और किसी टाइम पर इसका जो पार्शियल प्रेशर है इनका कंपोनेंट का, वो दे रखा है 0.5 atm एंड 0.5 atm, 0.4 atm एंड यहाँ पर है 0.2 atm। ओके, अब हमें बेसिकली क्या बताना, फाइंड वेदर Br2 will be consumed or produced। ओके, तो Br2 के साथ यहाँ पर क्या होगा, वो कंज्यूम होगा या प्रोड्यूस होगा, वो तो हमें तब पता चलेगा रिएक्शन किस साइड पर जाती है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, Kp हमें दे रखा है। ओके, चलो एक बार ट्राई कर लो, इस यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। ओके, तो यहाँ देखो Kp हमको दे रखा है, ठीक है। अगर हम लोग Qp निकाल लें तो आइडिया मिल जाएगा। अब देखो किसी भी टाइम पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं Qp। तो ये क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब 0.4 इंटू 0.2 की पावर हाफ अपॉन में 0.5, यही तो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू जो है बेसिकली वो क्या होती है, निकल कर आती है 0.16 के अराउंड बेसिकली निकल कर आती है।
तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो QP है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू किससे, KP से। अगर QP ज़्यादा है KP से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अगर बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, अगर पीछे जाएगी, रिएक्शन कहाँ जा रही है, पीछे अगर जा रही है, ठीक है, तो पीछे जाने से क्या होगा, Br2 कम हो जाएगा। Br2 तो प्रोडक्ट में है ना, तो पीछे जाएगी रिएक्शन तो Br2 कम होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, Br2 कंज्यूम होगा, दैट इज कंज्यूम। ओके, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी, दैट इज एक्सटेंट, मतलब प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन को लेकर, ठीक है, कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट में जाएगी या रिएक्टेंट में जाएगी। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम, दैट इज इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो एक्सटेंट कैसे बेसिकली बताते हैं हम लोग, कि हमारे अगर Kc की वैल्यू, Kc की वैल्यू में रेंज ले लेते हैं कि एक है हमारा 10⁻⁻3, एक है 10⁻3, ठीक है। तो दो केस लेते हैं, एक तो 10⁻⁻3 से कम और एक 10⁻3 से ज़्यादा, मतलब 1000 से ज़्यादा वैल्यू, और एक 1/1000 से कम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर पहला केस लेते हैं, अगर हमारा इफ जो Kc है आप ग्रेटर देन 10⁻3 है, ठीक है। 10⁻3 का मतलब समझो जैसे A से अगर मैं B जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा Kc क्या है 1000 है, और Kc को मैं क्या लिख सकता हूँ, B/A लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, कि B जो है, B है 1000 टाइम्स ऑफ A, मतलब इतना ज़्यादा B बन चुका है कि वो क्या हो गया है 1000 टाइम्स ऑफ A। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट ही बैठा हुआ है। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड का मतलब ये होता है रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में बचा है, दैट इज रिएक्टेंट is negligible as compared to प्रोडक्ट। ओके, एंड अगर मैं इसका दूसरा केस लेता हूं, दैट इज इफ Kc इज लेस देन 10⁻⁻3, ठीक है। एंड उस वाले केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि A से B जाते वक्त, ठीक है, Kc अगर मेरा क्या है 1/1000 वाला सीन है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, B/A लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। ओके, 1000 टाइम्स ऑफ B मतलब रिएक्टेंट ही है सारा का सारा, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन तो स्टार्ट भी नहीं करी है, नेग्लिजिबली स्टार्ट हुई है। तो इस जगह हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल है, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में बना हुआ है, प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। ओके, तो रिएक्शन से इतना आइडिया हमको बेसिकली मिल जाता है, ठीक है। तो ये दो केस होते हैं अबाउट एक्सटेंट के रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, या रिएक्शन वाला के भी स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। बीच वाला पार्ट होता है जिसमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक जैसी सिचुएशन आती है मिडिल पार्ट में, बट अभी हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत कम वाला सिचुएशन बेसिकली यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर इस पे क्वेश्चंस लेते हैं दोनों केसेस पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए से बन रहा है हमारा B+C, ठीक है। वॉल्यूम हमको दे रखा है 10 लीटर, एंड Kc हमको दे रखा है दैट इज 10⁻⁻21।
ठीक है। नाउ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, इनिशियली वो है दैट इज 1, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होंगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो इसको। चलो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इनिशियली हमारे मोल्स कितने दिए हैं, t इज इक्वल टू 0 पर 1 दिए हैं, b और c कुछ बना नहीं था, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, सिचुएशन क्या होगी, 1 में से कुछ मोल्स निकलेंगे, उतने ही मोल्स बेसिकली बनेंगे, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इतना कम है कि रिएक्टेंट में से जो अमाउंट निकला है वो नेग्लिजिबली बहुत कम है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बोल देंगे, 1 माइनस एक्स को क्या बोल देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1। अब x को 0 नहीं बोलना क्योंकि वही तो अमाउंट बेसिकली निकालना है, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि सिंस Kc जो है वो 1 से बहुत कम है, ठीक है, इसलिए 1 माइनस एक्स जो है अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया है 1। तो यहाँ पर मैं Kc को लिख सकता हूँ दैट इज Kc मिलेगा 10⁻⁻21 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ कंसंट्रेशन ली जाती है, ये मोल है, ये क्या है मोल है, तो वॉल्यूम डिवाइड मार देंगे कंसंट्रेशन के लिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ भी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और नीचे क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू 10 से 10 कटा है तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10। तो ये क्या आ गए, मोल्स आ गए b एंड c के। तो यहाँ पर अब मैं इक्विलिब्रियम पर लिख सकता हूँ। पहली बात तो a एट इक्विलिब्रियम जो होगा वो इनिशियली भी इतना ही था 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 अप्रोक्सीमेटली 0.1। b एंड c की अगर मैं बात करूँ, b एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू c एट इक्विलिब्रियम, ये निकल कर कितना आएगा हमारा दैट इज इक्वल टू x अपॉन 10, और x क्या है 10⁻10 तो कितना जाएगा 10⁻11। ये कंसंट्रेशन होगी हमारी किसकी, मोलैरिटी में b एंड c की, ओके। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा बहुत कम था, मतलब 10⁻³ वाला जो केस था उससे कम वाला केस था यहाँ पर, ओके। ना यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। A gives B plus C, वॉल्यूम जो है वो क्या है हमारा 10 लीटर, एंड Kc इज 10⁻15, ठीक है। मोल्स ऑफ A इनिशियली वो हमारा दिया है 1, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हमसे पूछा है, ओके। ट्राई किया जाए थोड़ी देर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करूं यहाँ में इनिशियली ये 1 था, ये कुछ नहीं था, ये अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत सादा है, ठीक है। तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड वाला सीन है, तो क्या करो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दो, मतलब 1 और 1 क्या कर दो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीटली वहाँ पर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन को वापस, रिएक्शन को क्या करो वापस जो है, या फिर एक तरीका और बता सकता हूँ, पहले वो वाला तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें कि इसमें 1 में से x निकलेगा और ये x और x बनेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है तो x ऑलमोस्ट क्या है 1 है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 0 है, बट इसको हम क्या बोल देंगे y बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Kc इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा क्या है 10⁻15
इज इक्वल टू क्या आएगा 1/10 मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1/10 अपॉन क्या हो जाएगा y/10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, दैट इज y की वैल्यू जो निकल जाएगी वो आएगी 10⁻⁻16। ठीक है, मतलब ये y की वैल्यू आ गई। दूसरा एक तरीका मैं बता रहा था कि इसे ऑलमोस्ट जीरो करके सारा का सारा क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्ट कर दो और फिर क्या है, इक्विलिब्रियम को बैक साइड से अचीव कराओ, क्योंकि जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही हो सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड पर। तो इसमें से अगर हम लोग x निकालेंगे, इसमें से भी x निकालेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा x। और तुम्हें पता है रिएक्शन आगे जाने का रेट, अगर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना ज़्यादा तो बैक साइड आने का उतना ही कम होगा। तो 1 - x क्या हो जाएगा 1 - x कितना हो जाएगा 1। तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से y कितना आ गया, ये आ गया। अब नाउ कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, B एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C एट इक्विलिब्रियम, और वो क्या होगा, मोल्स कितने हैं 1, वॉल्यूम कितना है 10। तो 0.1 मोलर जो आएगा वो बेसिकली क्या जाएगा हमारा B एंड C आ जाएगा। अगर मैं A की बात करूँ, A एट इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होगा हमारा y/10 10⁻16/10, तो कितना है 10⁻17 मोलर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या कंसंट्रेशन होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है, ठीक है, कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस किस तरह से लग सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे पता करें, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जब फुल्ली कंप्लीटेड हो या फिर नेग्लिजिबली कन्वर्ट हो रहा तो उस वाले कंडीशन में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। ठीक है, अबाउट द लीचेटरी प्रिंसिपल, ठीक है, एंड डिफरेंट कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।